स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 6 लाए हैं फिजिक्स का, क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बड़े ही मजेदार किस्से इससे जुड़े हुए हैं और वो कहानी होती है, शुरुआत होती है फैराडे से। और फैराडे तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, तब फैराडे की कहानी को हम बताते हैं। तो इंट्रोडक्शन है और इस इंट्रोडक्शन में हमारा पहला है कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट शो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स। तो हम लोगों ने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो। अब ऑरेस्ट फैराडे जो थे, इनके पास ये कॉन्सेप्ट था और उनके कॉन्सेप्ट ये लगाया कि अगर अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को करंट प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो लॉ ऑफ नेचर होते हैं, लॉ ऑफ नेचर इज सिमेट्रिक। लॉ ऑफ नेचर जो होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। तो फैराडे ने इसी कंसेप्ट को लगाया कि अगर करंट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा करंट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो काफी दिनों तक उनको रिजल्ट नहीं मिला और कहा जाता है कि उन्होंने एक बार झल्लाकर मैग्नेट को कॉइल में इस तरह से फेंक दिया। तो कभी कभी होता भी ऐसे है, भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि न्यूटन से पहले भी बहुत सारे लोगों ने एप्पल को देखा होगा कि अर्थ पर गिरता है, लेकिन किसी ने उस कॉन्सेप्ट को सोचा नहीं होगा। फैराडे ने यही बात कि अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने मैग्नेट को कॉइल में फेंका इस तरह से, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया और डिफ्लेक्शन आया तो यही तो वो खोज रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करना। तो मैग्नेटिक फील्ड से अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि फिनोमिना जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस की जाती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस करता है। ये था इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब यही बात कि सिंस लॉ ऑफ नेचर इज सिमेट्रिक, देयरफॉर इट्स रिवर्स प्रोसेस शुड बी ट्रू, या दैट इज मूविंग मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यानी मूविंग मैग्नेट को भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। यानी हम कहें कि करंट जो होती है टार्क, टार्क अगर करंट कैरिंग कॉइल है और उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो टार्क एक्सपीरियंस करती है, उस पर टार्क लगता है। तो करंट जो होता है टार्क लगाती है, यानी टार्क को करंट करंट उत्पन्न करना चाहिए। तो ये देखिए कि करंट जो होता है कि टार्क प्रोड्यूस कर रही है, तो टार्क द्वारा क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर इज सिमेट्रिक। तो जो नेचर के लॉ होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो करंट टार्क प्रोड्यूस करती है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। मोटर के प्रिंसिपल इसी पर बेस्ड होता है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ मोटर, यही होता है करंट टार्क लगाती है तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर। अब अगर टार्क द्वारा करंट प्रोड्यूस की जाए तो ये भी सत्य है कि टार्क भी करंट प्रोड्यूस करता है, और ये प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जनरेटर होते हैं जो जनित्र होते हैं हमारे, वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि टार्क जो होता है करंट प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब फैराडे के साथ एक और भी किस्सा जुड़ा है कि जब वो अपना एक्सपेरिमेंट शो कर रहे थे, दिखा रहे थे, जिसमें
मैग्नेट और कॉइल के द्वारा करंट प्रोड्यूस हुई। तो कुछ समकालीनों ने उनसे पूछा कि इसकी उपयोगिता क्या है, यूजफुल क्या है। तो उन्होंने बड़ी मजेदार चीज बताई और उन्होंने ये कहा कि नवजात शिशु की उपयोगिता क्या होती है। तो अभी तो ये पैदा हुआ है, आगे इसकी उपयोगिता देखी जाएगी कि क्या होगा। तो आगे आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स हुआ द फिनोमेना इन व्हिच करंट प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी ऐसी फिनोमेना जिसमें करंट प्रोड्यूस की जाती है मैग्नेटिक फील्ड से, उस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से ही इस चैप्टर में करंट प्रोड्यूस की जाएगी और ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब शुरुआत होती है फैराडे के एक्सपेरिमेंट से। तो माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी दोनों समकालीन थे और दोनों ने अलग अलग जगहों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को पहले बार प्रकाशित करवाया, इसलिए इसे फैराडे का लॉ कहते हैं। लेकिन दोनों समकालीन थे और दोनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट इनके सेम निकले थे। तो पहले हम माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और फिर पहले हम लोग उसका एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस देखते हैं और फिर जो होता है ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो बनेगा माइकल फैराडे या फैराडे लॉ। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा गया है। अब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट यानी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को हम इस कॉइल की ओर ले चले तो क्या ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, आप खुद ही देख लीजिए। यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है और डिफ्लेक्शन इस प्रकार हो रहा है कि वो सारे रिजल्ट हम लोग बाद में देखेंगे कि हो क्या रहा है। बट यहाँ पे ये बता दें कि इसी से लेंज लॉ जुड़ा हुआ है और लेंज लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है वह उस काज का अपोज करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो इस कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार होगा कि इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो हमने देखा कि जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम कॉइल की ओर लाते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर है उसमें राइट में डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे राइट में डिफ्लेक्शन होता है। अब इसी मैग्नेट को अगर हम इस कॉइल से अवे ले चलें, दूर ले चलें, तो डिफ्लेक्शन में क्या चेंजिंग आएगी और जो इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो आइए दूसरा इसी का रिजल्ट देखते हैं। अब हमारे पास ये है मैग्नेट। अब इसको हम लेकर चल रहे हैं दूर। तो जब दूर लेकर चल रहे हैं मैग्नेट को हम अवे फ्रॉम द कॉइल से दूर लेकर चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट केस। जो फर्स्ट केस में रिजल्ट मिला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अगर हम ये लेकर चलें कि साउथ पोल को हम इसी तरह से जो हमारी कॉइल है उसकी ओर लेकर आए या उससे दूर लेकर जाएं तो फिर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो आइए साउथ पोल के कंसेप्ट देखते हैं। तो अब यही बात हम लेते हैं, एक्सपेरिमेंट 1 ही है हमारा। अब यहाँ पे हमारा ये साउथ पोल ले आते हैं मैग्नेट का और ये साउथ पोल, जब साउथ पोल को हम इस तरफ लेकर चल रहे हैं तो आप देखिए कि जो रिजल्ट हमारा सेकेंड केस का था, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम अवे ले जा रहे थे उस समय जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई थी सेम यहाँ पे भी वही इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है।
तो आप देखें कि जब मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल को हम कॉइल की ओर या टुवर्ड्स द कॉइल लाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से हो रहा है, जो फर्स्ट केस था उसके अपोजिट हो रहा है। अब इसी साउथ पोल को हम फेस करें कॉइल की ओर और इस साउथ पोल को मैग्नेट को कॉइल से हम अवे लेकर चलें, तो उस कंडीशन में क्या होगा आप देखें खुद। तो ये है हमारा कि जब हम इसको अवे लेकर चल रहे हैं तो डिफ्लेक्शन अगेन हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन जो फर्स्ट इसके थर्ड साउथ पोल वाला जो थर्ड केस था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है। यानी ये चार केसेस है। अब इन चार केसों के जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग लिखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ये फैराडे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है, जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया उसका ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं। तो आइए, when magnet is at rest then galvanometer show no deflection। यानी जब हमारा मैग्नेट रेस्ट होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। सेकंड केस है कि when the north pole of strong bar magnet is moved towards the coil the galvanometer show a deflection in one direction। यानी गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो एक दिशा में होता है, वन डायरेक्शन में होता है। जब हम नॉर्थ पोल को फेस करें कॉइल की ओर और उसको हम ले आए कॉइल की ओर टुवर्ड्स द कॉइल, तो उस कंडीशन में भी मैग्नेटिक या इंड्यूस करंट कहे या इंड्यूस ईएमएफ कहे प्रोड्यूस होता है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है वन डायरेक्शन में। अब थर्ड केस था हमारा साउथ पोल का। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर शोज ए डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आते हैं हम लोग ये फर्स्ट केस के, यह जो फर्स्ट केस है नॉर्थ पोल को हम लोग गैल्वेनोमीटर की ओर लेकर चले थे और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है फेसिंग टुवर्ड्स कॉइल एंड अवे फ्रॉम दी मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। तो उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ वो फर्स्ट केस के अपोजिट आया। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस लेते हैं। इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विथ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट फेसिंग द कॉइल द डिफ्लेक्शन आर रिवर्स। यानी डिफ्लेक्शन जो है रिवर्स होगा। यानी इस केस में जिधर डिफ्लेक्शन था वो उस कंडीशन में अगर साउथ पोल को हम इधर लाएंगे तो इसके जो डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में था उसके अपोजिट होगा। और इस कंडीशन में जब साउथ पोल को हम अवे फ्रॉम दी कॉइल लेकर चलेंगे तो जो इस केस में यानी नॉर्थ पोल वाली जो केस मिली थी डिफ्लेक्शन के उसके अपोजिट होगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था फैराडे एक्सपेरिमेंट का। अब if the magnet is kept stationary and the coil is moved towards or away from the magnet galvanometer show deflection। अब ये कह लें कि अगर मैग्नेट ही हमारा स्टेशनरी हो और कॉइल को हम मूव करें टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट की ओर लेकर चलें, तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अब इसका मतलब हुआ कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल पर डिपेंड करता है। तो ये हम कर सकते हैं कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि हेंस द करंट इन द कॉइल इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। यानी जो करंट हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा जरूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन होगा तभी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और करंट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं और दूसरे एक्सपेरिमेंट से आप खुद समझें। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लेते हैं। हमारे पास दो कॉइल हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि एक की है और की को हम क्लोज करते हैं, प्रेस करते हैं, टैपिंग की है और इसको प्रेस करते हैं
तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। यानी यहाँ पे देखें कि जो सेल है हमारी पॉजिटिव एंड है या निगेटिव, तो करंट जो फ्लो होगी इसमें इस तरह से फ्लो होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस कॉइल में इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल बोला जाता है, और इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट तो प्रोड्यूस होती है बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जिधर से करंट, यानी इसमें क्लॉकवाइज करंट है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो गैल्वेनोमीटर है वो वन डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन इसका होगा। अब ये एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था। अब इसको देखें कि जब हम इसको की को की को प्रेस करते हैं तो जो हमारी करंट होती है वो ग्रो करती है जीरो टू मैक्सिमम, जीरो टू मैक्सिमम ग्रो करती है, जीरो से मैक्सिमम तक इसका इंक्रीज होता है। और जब करंट इसमें कॉइल फर्स्ट में या प्राइमरी कॉइल में करंट जब कांस्टेंट हो जाती है तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। यानी जब तक करंट में वैरी होता है, करंट में वैरी होता है उसी समय गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, अदरवाइज डिफ्लेक्शन नहीं होता है। यानी प्राइमरी कॉइल में कांस्टेंट करंट फ्लो हो तो सेकेंडरी कॉइल में लगे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल में कोई इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी अगर प्राइमरी कॉइल में कांस्टेंट करंट फ्लो हो। अब इसी को हम जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस की को ओपन करें, तो जब ओपन करेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे जो करंट हमारी होगी वो मैक्सिमम से जीरो होती है, मैक्सिमम वैल्यू से जीरो होती है। तो जब करंट वैरी करती है तो फिर अगेन इसमें डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इस बार का जो डिफ्लेक्शन है इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुई है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो होती है, क्लॉकवाइज ही करंट फ्लो होती है। जैसे प्राइमरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन होता है सेकेंडरी कॉइल में। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशन लिया, ये पता चला कि रिलेटिव मोशन मैग्नेट और कॉइल के बीच जो था उसके कारण इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिलेटिव मोशन कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बिना रिलेटिव मोशन के भी हम इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है इसके हम लोग रिजल्ट को लिखते हैं। तो रिजल्ट है इसका, press typing key के current flow in loop P, then momentary deflection in galvanometer and induced current produced in loop S and direction of current in loop S opposite to loop P। यानी लूप P में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट जो होता है लूप P में, लूप S में करंट उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। अब जो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन था, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लो इन लूप पी देन नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब हम लेते हैं ये व्हेन टैपिंग की के इज ओपन करंट इन लूप पी इज डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, then momentary deflection in galvanometer but opposite to first case। यानी ये जो हमारा फर्स्ट केस है इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो अपोजिट हुआ। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। अब ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकला वो अब हम लोग देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन एक चीज और रिजल्ट से पहले या फैराडे लॉ का जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला उसको देखने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है
कि द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, total number of magnetic field lines passing through a given area normally in magnetic field is called magnetic flux। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देखा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कंसेप्ट कुछ इस तरह से था। और फ्लक्स की मीनिंग होती है फ्लो। फ्लक्स की मीनिंग होती है फ्लो, यानी फ्लो, प्रवाह, जहां पे फ्लो हो वो होता है फ्लक्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की, वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंडीशन में भी हम लोगों ने देखा था, वही चीज सेम रिजल्ट यहाँ पे भी आता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों की जो मिली थी वो मिली थी ई ए और कास थीटा, सेम, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा और वो फाइव बी और बी ए और कास थीटा ये होगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के स्केलर वेक्टर को भी मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और ये शो करता है, यानी ये मेजरमेंट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं, उसको शो करता है, मेजरमेंट करता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को बताता है। तो ये चीज हमारा है कि फाई इक्वल टू बी डॉट ए या बी ए कास थीटा। अब यहाँ पे थीटा देखेंगे, यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और यहाँ से जो फील्ड लाइन है वो क्या है, फील्ड लाइन जो होती है नॉर्मली पास हो रही है इस सरफेस के। और जो भी सरफेस होते हैं उसके टू डायरेक्शन होते थे, हम लोग एरिया वेक्टर के टू डायरेक्शन कंसीडर करते थे, एक इनवर्ड है और एक जो था आउटवर्ड था। तो यानी इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन का है और ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रेड एरो से और जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो ब्लैक एरो से शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखें तो जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है सेम है, यानी एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल टू द प्लेन है, दोनों नॉर्मल टू द प्लेन है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड कंडीशन में लेते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर एक एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू ईच, तो उस कंडीशन में फ्लक्स होता है जीरो। यानी हम ये कहें कि हमारे सामने इन विंडो है और विंडो, यहाँ पे एक विंडो है या यहाँ पे विंडो ले लेते हैं, और अगर एयर इसके नॉर्मल फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है एयर, तो अधिक से अधिक एयर पास होगी। अगर एयर बेंड हो गई और नॉर्मल से जो यहाँ पे अगर एयर है और इस एरिया के अगर नॉर्मल फ्लो होगी तो अधिक से अधिक एयर पास होगी, एयर अधिक से अधिक पास होगी। लेकिन अगर बेंड हो गई तो कम एयर जाएगी। और ये अगर इस विंडो के पैरेलल हो जाए एयर तो विंडो से कोई एयर पास नहीं होगी। तो यही कंडीशन में है, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं कि यहाँ पे आप एयर को, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उस एयर कंसीडर करें, और ये एयर जो होता है कि अब इसको हम क्या करते हैं, विंडो सपोज करते हैं कि ये हमारा हैंड है विंडो और ये एयर है। एयर जो होता है कि नॉर्मली फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब ऐसे फ्लो होगी तो एयर तो सीधे पास करेगी, तो अधिक से अधिक एयर पास करेगी। अगर एयर बेंड हो जाए, एंगल बनाए, तो कम एयर पास होगी इससे। अगर पैरेलल हो जाए विंडो के, ऐसे पैरेलल हो जाए तो पास ही नहीं करेगी, तो कोई फ्लक्स ही नहीं पास होगा। तो यही चीज यहाँ पे आप देखें तो जो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ये डायरेक्शन होता है और ये है मैग्नेटिक फील्ड,
तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और ये हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स हमारा होता है फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। ये हमारा फ्लक्स होता है। अब ये बात हम कहें कि यहाँ पे आप देखें कि जो एयर थी, जो एयर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था कि ये हमारी विंडो है, खिड़की है, एयर ऐसे नॉर्मल आ रही है, तो अधिक से अधिक एयर इससे पास हो रही है, अधिक से अधिक एयर हमारी पास होगी यहाँ से ऐसे, और मैक्सिमम फ्लक्स होगा, फ्लक्स हमारा मैक्सिमम होगा। और जब एयर क्या होगी कि पैरेलल हो जाए, इस तरह से पैरेलल हो जाए, तो फ्लक्स हमारा जीरो होगा। और एंगल थीटा बनाए तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड का, या इस तरह से कहें एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, वो अगर एरिया वेक्टर ये है तो इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट होगा ए कास थीटा, तो ए कास थीटा इंटू बी फ्लक्स होगा, और यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स होगा, और ये फ्लक्स होता है जीरो। इसी से यहाँ पे कास थीटा का कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि यहाँ पे आप देखें तो फ्लक्स मैक्सिमम है, यहाँ पे फ्लक्स जो होता है जीरो है, और बी और नॉर्मल यूनिट वेक्टर यानी एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, उस कंडीशन में फ्लक्स हमारा यानी थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो फ्लक्स है मैक्सिमम, फ्लक्स है हमारा मैक्सिमम, सॉरी, फ्लक्स है यहाँ पे जीरो यानी मिनिमम है। और जब थीटा यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जब एंगल जीरो है, तो मैक्सिमम फ्लक्स है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कास थीटा ही ऐसा है कि जब उनके बीच एंगल जीरो होता है, थीटा की वैल्यू जीरो होती है, तो कास थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो कास थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है। मिनिमम का मतलब जीरो होती है, मिनिमम तो -1 में जाना पड़ता है, जीरो होती है। तो ये इसलिए यहाँ पे जो कंपोनेंट आता है वो कास थीटा का आता है। तो ये फ्लक्स का कंसेप्ट था। अब आते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो बी ए कास थीटा होगा। If field B over an area may not be uniform, taken a small area element dA, the field may be assumed to be uniform. अब इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि अगर हमारा सरफेस है वो इरेगुलर हो, यूनिफॉर्म ना हो, या मैग्नेटिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म ना हो, या सरफेस हमारा इरेगुलर हो, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक छोटा सा पार्ट ले लें जिसको पैच बोलते हैं, एरिया एलिमेंट बोलते हैं, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे एक फिगर लेते हैं, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और शेप भी इरेगुलर है, सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने एक छोटा सा बच्चा सा ले लिया यहाँ पे एरिया एलिमेंट, और यहाँ पे एरिया एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमने ले लिया थीटा। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस छोटे से भाग के लिए तो जो फील्ड होगा वो कांस्टेंट ही होगा, तो फील्ड कांस्टेंट होगा। अब ये चीज हम लेंगे बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये होगा बी कास थीटा, और एरिया ये मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाएगा फ्लक्स ए बी कास थीटा। लेकिन इस छोटे से भाग के लिए जब हम लेंगे तो एरिया एलिमेंट हमारा डी ए आएगा। तो इस छोटे से भाग के कारण कितना, छोटे से पार्ट के कारण कितनी फ्लक्स जा रही है, वो डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए, और बी डॉट डी ए होगा बी डी ए कास थीटा। तो होल सरफेस से कितनी फ्लक्स पास होगी, हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो ये हमको मिला फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा,
थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कॉइल है और उसके प्लेन के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, तो उस कंडीशन में फ्लक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। छोटे छोटे एरिया एलिमेंट लेते हैं, टेक करते हैं, और इस छोटे से पार्ट पर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी एरिया होगी वो यूनिफॉर्म होगी। तो ये कंसेप्ट था। ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड lines are imaginary while magnetic flux is real physical quantity। हम ये कहें कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इमेजिनरी होती हैं, और जो लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स उसको ही उसी का मेजरमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ही मेजरमेंट है, लेकिन इस ये जो होती है रियल फिजिकल क्वांटिटी होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो काल्पनिक होती है, स्मूथ कॉन्टिन्यूअस कर्व्स इन मैग्नेटिक फील्ड में स्मूथ कॉन्टिन्यूअस कर्व जो होते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे वो और होती है इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो रियल फिजिकल क्वांटिटी है। एक कॉन्सेप्ट ये है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट होता है वेबर, और सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल जो होता है 1 वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल होता है। तो वेबर और मैक्सवेल ये दो यूनिट होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के भी हम लोगों ने कई यूनिट देखे थे, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि बी ए, और यहाँ से अगर बी का यूनिट अगर फाइंड करना चाहें तो φ/a, और फाई की यूनिट हम लोगों ने देखा वेबर, और ये है एरिया तो मीटर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट होती है टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट इस टर्म में भी ली जाती है। फोर्स जो होता है हम लोग का आई और बी यल होता है, तो बी इक्वल टू एफ अपॉन आई इंटू यल। एफ न्यूटन, आई एम्पियर और यल मीटर, यानी न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो बी के 3 यूनिट टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब फाई इक्वल टू बी ए, तो एक यूनिट तो वेबर हो गया, दूसरी यूनिट होगी टेस्ला, और एक सीजीएस में मैक्सवेल है। और बी का हो गया टेस्ला, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट जो मिली हमारी वो होगी टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो और डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन आप देखें इजी तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी हमने बताया भी कि यहाँ पे एफ बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। तो एफ अपॉन आई एल इंटू ए, एफ की एम एल स्क्वायर, एम एल टी पर -2, और आई का ये एम्पियर, तो ये एल मीटर, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर। अब यहाँ से 1 एल कैंसिल हुआ, तो एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हुआ एम्पियर ए पर -1। तो फाई का एक यूनिट हम यहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं। और ये चीज आप देखें तो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी के लिए हम लोग लिखते हैं जूल, तो ये जूल हो गया। और ये है एम्पियर, तो जूल पर एम्पियर, यानी फाई का जो ये है हमारा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी एक यूनिट होगी जूल पर एम्पियर। अब आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। फ्लक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि एरिया किस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास एक लूप है इस तरह से,
अगर ये प्लेन है इसका, तो प्लेन के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसी डायरेक्शन में n हो, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो, तो उस कंडीशन में जो एंगल होती है वो होती है 0। और cos 0 की वैल्यू जो होगी 1 होगी। इस कंडीशन में फ्लक्स हमारा होगा पॉजिटिव। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड फाई इक्वल टू प्लस बी ए, यानी फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 से एबव, यानी थीटा की वैल्यू 90 से एबव होती है। ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले लें और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में फ्लक्स हमारा निगेटिव होगा। यानी फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है हमारा लेफ्ट में है। तो ये इस कंडीशन में जो होगी हमारी फ्लक्स जो होगी वो निगेटिव होगी। तो एक बात और बताना चाहेंगे कि जो राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, मैं आप अपना कंसीडर करिएगा, मेरा वेव कैम मेरा लेफ्ट हैंड राइट को चेंज कर देता है, तो इधर से उधर कर देता है, तो थोड़े से कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इसलिए मैंने बताया कि अपने लेफ्ट और राइट को कंसीडर करके आप समझे इसको। तो ये हमारा है। अब यहाँ पे ले लेते हैं कि थीटा 180 डिग्री हो, उस कंडीशन में फाई जो होगा माइनस बी ए, यानी निगेटिव होगा। फैराडे लॉ, अब आते हैं हम लोग फैराडे लॉ पर। तो फैराडे लॉ क्या था? फैराडे गिव्स टू लॉ अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैराडे ने दो लॉ दिए और फर्स्ट लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सर्किट इज चेंजिंग, induced EMF is set up in the circuit whose magnitude is equal to the negative rate of change of magnetic flux. This is also known as Newman's law. इसको न्यूमन्स लॉ भी कहते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर किसी सर्किट में फ्लक्स लिंक हो और फ्लक्स में चेंजिंग हो रही हो, तो उस सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अगर सर्किट क्लोज्ड है, यानी सर्किट हमारी बंद हो, क्लोज्ड हो, तो उसमें इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होती है। और ये था हमारा फर्स्ट लॉ। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। इसको न्यूमन्स लॉ भी बोलते हैं। तो ये ईएमएफ है और ये हुआ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी हमारा इनफाइनाइटली स्मॉल हो, डेल्टा टी टेंस टू 0, उस कंडीशन में ई को लिखते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर इसमें क्वाइल में एन फेरे हों तो हम गुणा कर देंगे इसमें, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है हमारा लेंज लॉ है, और लेंज लॉ और उसी को फैराडे का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। कुछ बुकों में अलग अलग दे रखा है। कुछ बुक जो होते हैं फैराडे लॉ को इंड्यूस ईएमएफ तक फर्स्ट बना देते हैं और सेकंड में माइनस डी फाई अपन डी टी देते हैं। कुछ बुक जो होते हैं उसी में मैग्नीट्यूड भी रख लेते हैं और सेकंड लॉ आ जाता है फैराडे लेंज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, the direction of induced EMF or the induced current in any circuit is such as to oppose the cause that produce it. This is also known as Lenz law.
इसको लेंज लॉ भी कहते हैं। और ये कहता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि वह उस काज का अपोज करता है, उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण स्वयं पैदा होता है, यानी बेटा बापे के विरोध करने लगता है। तो बेटा जी बाबूजी के विरोध करे लगे ना। तो ये दिस इज आल्सो नोन एज लेंज लॉ, इसको बोलते हैं लेंज लॉ। और इसका डायरेक्शन कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वाइल्स तो लेकर हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इंड्यूस ईएमएफ का करंट जो होता है कि डोमेस्ट्रेट करते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाइल है, और ये क्वाइल जो होते हैं कि इसके से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। और अब यहाँ पे जब हम मैग्नेट के नॉर्थ फेस को इसके तरफ लाते हैं तो क्या होता है, आप और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर होता है कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, और जब हम इसके जो कॉइल है हमारी लूप है उसकी ओर नॉर्थ फेस को लाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारा नॉर्थ फेसेज है, अब ये इस तरफ जैसे ही चला इस लूप की तरफ, तुरंत गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। लेकिन ये डिफ्लेक्शन किस तरह से होता है आप खुद देखें कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि ये बनाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे जो होता है कि यन एंड बनता है, और ये जो होता है कि एक्सिस एक्सिस ले ले तो इस तरफ जो होगा वो साउथ एंड बनता है। और उत्पन्न, यानी देखिए कि इस मैग्नेट के मोशन के कारण ही इंड्यूस करंट उत्पन्न होती है। लेकिन इसी का इसमें ऐसा फेस बनाती है, नॉर्थ फेस बनाती है कि इस मैग्नेट के अपनी ओर आने का अपोज करती है, विरोध करती है। तो ये लेंज लॉ का डेमोंस्ट्रेशन था। अब यही चीज हम उल्टा करें तो उल्टे कंडीशन में अब इस मैग्नेट को हम इससे दूर ले जाएं, अवे ले जाएं, तो फिर करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। और फिर इस मैग्नेट के दूर जाने का जो इंड्यूस करंट होती है वो इस मैग्नेट के दूर यानी अवे जाने का अपोज करती है। तो दूसरा हम एक्सपेरिमेंट डेमोंस्ट्रेट करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए, द मोशन ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेस द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, the induced current generates flux in the opposite direction and hence opposes and reduce this flux। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब मैग्नेट आ रहा है तो मैग्नेट आएगा तो यहाँ पे फ्लक्स लाइन भी होती है, ये फ्लक्स लाइन जो होती है वो इंक्रीज कर रहा है। और जब फ्लक्स लाइन इंक्रीज होगी तो इंड्यूस करंट जनरेट होगी, और इस प्रकार होगी कि वो इस फ्लक्स का जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है उसका अपोज करे, यानी अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजेस एंड रिड्यूस द दिस फ्लक्स। जो ओरिजिनल फ्लक्स है उसका क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा। अब हम लेते हैं जो इसका हम अवे लेकर चलते हैं। तो आइए यहाँ से मैग्नेट को हम ले चलते हैं दूर। तो ये देखें आप कि जब हमारा मैग्नेट दूर जा रहा है तो इंड्यूस करंट अगेन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो इस तरह से फ्लक्स क्रिएट कर रही है कि यहाँ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। यानी मैग्नेट जब हमारा इस तरह से दूर जाएगा, ऐसे जाएगा, तो फ्लक्स हमारा डिक्रीज होता है। और ये चाहता है कि ये जो होता है कि करंट इस तरह से इंड्यूस करंट इस तरह से उत्पन्न होती है कि इस फ्लक्स को जो डिक्रीज हो रहा है उसको उसी के डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाए, और फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहती। तो ये है कि द मोशन ऑफ द मैग्नेट डिक्रीजेस द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट जनरेट फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन एंड हेंस अपोजेस एंड इंक्रीज दिस फ्लक्स।
और फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये हमारा था डोमेस्टेशन। अब आते हैं हम लोग मेथड ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। तो हम इंड्यूस ईएमएफ को कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो पहले तो हम देखें कि फ्लक्स इक्वल टू होता है क्या। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज गिवन बाय, जो फ्लक्स है वो क्या है हमारा, फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। फाई हमारा बी ए कास थीटा के इक्वल है। अब हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, चेंज करें तो हमारा फ्लक्स या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। पहली चीज है बी, सेकंड है एरिया, और थर्ड है ओरिएंटेशन। तो यानी फर्स्ट कंडीशन हमारा हुआ कि टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम फ्लक्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है वो टाइम के, अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन चेंज विथ टाइम, तो जो बी है वो समय के साथ चेंज होके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू, बी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, बी इक्वल टू बी टी। और ये हम लोग अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से ही देख चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से फ्लक्स में चेंजिंग होती है। दूसरा कंडीशन है कि करंट को अगर चेंज करें हम तो भी फ्लक्स में चेंजिंग होगी, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब आते हैं हम लोग, सेकंड है कि चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, यानी एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज करके भी हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, और जब इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम ले आते हैं तो एरिया में चेंजिंग होती है, या इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले जाते हैं तो एरिया में चेंज होती है। और जब एरिया में चेंजिंग होती है तो फ्लक्स क्रिएट होता है। तो उस कंडीशन में हमारा फ्लक्स क्रिएट होगा। चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, changing the relative orientation of the coil and magnetic field। तो changing the relative orientation यानी कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में जो थीटा है उसको भी चेंज करके हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखें कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कराएं, ओमेगा रोटेट कराएं, या कोई भी कॉइल ले लें, सर्कुलर कॉइल ले लें। तो अगर सर्कुलर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसका रोटेशन कराते हैं इस तरह से, तो जब रोटेशन होता है तो ये होता है नॉर्मल और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और अब इसको रोटेशन कराने से थीटा में चेंजिंग होती है, और थीटा में चेंजिंग होने से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये मेथड था जनरेटिंग का कि किस तरह से हम लोग इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज। कितनी करंट इंड्यूस होगी और कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फ्लक्स चेंजिंग, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, और n नंबर्स ऑफ टर्न्स इन कॉइल, n जो होता है नंबर्स ऑफ टर्न्स है कॉइल में। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब करंट हमको लेना है तो करंट, इंड्यूस करंट कितनी होगी, ये I इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी सर्किट से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होती है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अगर सर्किट हमारी क्लोज्ड है तो उसमें इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होती है, और इस इंड्यूस करंट की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस।
अब इसको हम ले आए यहाँ पे, तो एन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब जब आई मिल गया तो हम चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज हमारा होगा क्यू इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी, यानी एन अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई। ये हमारा इंड्यूस चार्ज होगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और ये स्क्वायर लूप एबीसीडी ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम is rotated in the magnetic field B equal to 2 Tesla through 180 degree in 0.1 second and 0.2 second. Find the magnitude of average value of E and delta Q in both the cases. तो पहले तो ये देखना है कि रोटेशन क्या हो रहा है, कि रोटेशन इस प्रकार हो रहा है कि पहले एन और बी यानी एरिया वेक्टर और बी में जीरो एंगल है, और फिर उसको हम रोटेट कर दे रहे हैं 90 डिग्री 180 डिग्री पर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। कितने कितने टाइम में, 0.1 टाइम में, 0.2 टाइम में। तो पहले हम फ्लक्स चेंज निकालेंगे, फ्लक्स चेंजिंग कितना हुई। तो ये हमारे पास है ACED लूप है, और इस लूप को हम रोटेट करा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में 0.1 सेकेंड में, 0.2 सेकेंड में, 180 डिग्री। तो उसको हमको फाइंड करना है, इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस चार्ज। तो पहले हम फ्लक्स चेंजिंग कितनी हुई उसको फाइंड करते हैं। तो इनिशियल फ्लक्स कितना है, ये हमारा 0 डिग्री है, BA कास 0 डिग्री, और V की वैल्यू कितनी है, 2 टेस्ला, और एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे तो वो लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। तो 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और काश जीरो की वैल्यू होती है 1। तो सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 4.0 इंटू 10⁻³ वेबर। फाइनल जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी BA कास 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो 2 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻4 इंटू -1, इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई, -4.0 इंटू 10⁻³ वेबर। अब चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल, फाइनल हमारा -8.0 इंटू 10⁻³ माइनस दोनों को देखें, -4 आया था, वो भी ये फाइनल -4 है, और इनिशियल यहाँ पे 4 है, और आगे माइनस है, तो माइनस माइनस -4 -4 8 हो जाएगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं 0.1 सेकेंड में, और आर हमारा 5 ओम है। तो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा फाई की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ वेबर, और टाइम है 0.1। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², और ये ऊपर जाकर -2 + 2 होगा, -1, यानी यही होगा, और ये होगा 0.8 वोल्ट। अब हमको इंड्यूस करंट निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF अपॉन आर 0.8 अपॉन 5, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिला 16। अब इंड्यूस चार्ज आई इंटू डेल्टा टी 0.16 इंटू 0.01, और ये हमको मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। अब सेकंड केस लेते हैं, बी है डेल्टा टी इक्वल टू 0.02 सेकेंड, आर इक्वल टू 5 ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, 8 इंटू 10⁻³ वेबर अपॉन 0.02, ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.4 वोल्ट मिलेगा। अब इंड्यूस करंट फाइंड करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF अपॉन रेजिस्टेंस 0.4 अपॉन 5, तो 0.08। अब इंड्यूस चार्ज हमारा होगा आई इंटू डेल्टा टी 0.08 इंटू 0.02, सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻³
कूलाम। ये हमारे रिजल्ट थे। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।